अब यूं तो इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट नहीं लिया था, बट ब्रिटिशर्स जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट था और इसीलिए इंडिया को भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घसीटा गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरीके से हमारे देश में फैला, वाज इट सक्सेसफुल? ऑफ कोर्स इट वाज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है उस टाइम, है ना। बट क्या हम इसको बिल्कुल एक फेलियर बुलाएंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को? किस तरीके से फैला, क्यों नहीं सक्सीड हुआ, इन सब के बारे में हम इस पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे। आप क्लास में देख लो, आपकी टीचर है, आपको बहुत ज्यादा होमवर्क देती है, आपको गंदे मार्क्स देती है, आपको परेशान करती है, तो आपको क्या लगेगा? आपका दुश्मन कौन है? टीचर, है ना। वो आप पे अत्याचार कर रही है, तो आपके लिए स्वराज क्या होगा? टीचर से मुक्ति, होमवर्क से मुक्ति। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। राष्ट्रवाद की भावना जब इंडियंस में आई कि हम एक राष्ट्र को बिलोंग करते हैं, हमारा एकमात्र दुश्मन अगर कोई है तो वो ब्रिटिशर्स है, तभी हमने ब्रिटिशर्स से लड़ना शुरू किया, संघर्ष करना शुरू किया आज़ादी का, और तभी हमें इंडिपेंडेंस मिली, और तभी हमारे यहाँ आजकल मस्त मस्त थ्रिलर वाले इलेक्शंस हो रहे हैं। ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इवन फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर के लॉजिक, कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग से समझो, जिससे आपको चैप्टर याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलो चैप्टर शुरुआत करते हैं। हमने इस चैप्टर को L1 में फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में शुरू कर दिया था। अगर आपने उस सेशन को अभी तक नहीं देखा, आप देख सकते हो। हम लोग आज भी उस पार्ट ऑफ द चैप्टर को रिवाइज करेंगे बिफोर वी स्टार्ट विद द न्यू पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, क्योंकि कहानी है। अब आप जब अगला एपिसोड देखते हो तो आपको रिकैप चाहिए होता है ना। दिमाग हमारा इतना कम हो गया है कि हमें रिकैप की जरूरत होती है। तो आज भी मैं आपको पहले रिकैप दूंगी और फिर हम आज का सेशन, आज की कहानी शुरू करेंगे। यू गाइज ऑलरेडी नो मी। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्विज भी करने वाले हैं। गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड क्विज ऑल्सो बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डन टुडे। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आप क्विज मिस नहीं करना चाहोगे। ठीक है, यू गाइज ऑलरेडी नो मी। मेरा नाम है सुरभि गुप्ता और इस साल मैं आपको सोशल स्टडीज पढ़ा रही हूँ ऑन द वेदांतु 9th और 10th चैनल। मेक श्योर दैट टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट एक भी वीडियो आपका मिस ना हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस साल की शुरुआत से साल के एंड तक मैं आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलूं, आपको अच्छी तरीके से सिलेबस कराऊं। 95% लाना आपकी जो है मैं गारंटी लेती हूं, लेकिन आपको मेरी हर क्लास अटेंड करनी होगी। घोड़े को पानी तक मैं ले आऊंगी, पानी खुद आपको पीना पड़ेगा, है ना। तो बेटा ये पानी पी लोगे तो भाई आपको सबसे तेज दौड़ने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो मेक श्योर कि आप हर एक सेशन में आओ। हर एक सेशन ज्यादा नहीं होगा, आधा घंटा का होगा, 40 मिनट्स का मैक्सिमम होगा। 4 दिन में हफ्ते में लूंगी, तो आप सेशंस में आओ, पढ़ो, मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लाओ। मजा भी आएगा और मार्क्स लाके जो खुशी होगी वो अलग ही होगी। चलो, बहुत ज्ञान दे दिया, चलते हैं आज के सेशन पे। नेशनलिज्म इन इंडिया L1 देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है ना। शुरुआत करने से पहले पिछले सेशन में मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, उसको देख लेते हैं। गांधी जी लॉन्च द फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट, तो आपको याद है गांधी जी ने केक खाया था, तो सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था अगेंस्ट चंपारण। एक्चुअली सॉरी, इंडिया में, बट उससे पहले अपार्थीड सिस्टम, सॉरी, अपार्थीड सिस्टम जो साउथ अफ्रीका में, उन्होंने अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई की थी। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस खिलाफत इशू वाज मर्ज्ड विद स्वराज, तो आपको पता है कि ये प्रपोजल सबसे पहले गांधी जी ने रखा था इन कैलकाटा सेशन इन 1920, राइट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू वेरियस पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस इन इंडिया। चूज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया, तो इंक्रीज टैक्सेस भी बढ़ाए गए थे, फूड प्राइसेस भी बढ़ाए गए थे, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया गया था। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द आंसर। नो गाइज, काफ़ी सारे बच्चों ने शायद सही आंसर दिया हो, बट किस पॉइंट पे हम लोग आंसर को लेते हैं, है ना, वो डिपेंड कर। जैसे कल जो मेरा कंटेंट जो बनाते हैं, उन्होंने आंसर्स 1 घंटे आफ्टर द सेशन उठा लिए थे, तो विद इन 1 आवर दीज वर द स्टूडेंट्स हु गेव द करेक्ट आंसर। सो यू हैव सानिका, गौरी, हर्षिता, मेघा एंड राहुल डूबे। तो इन सबके लिए जो है तालियां हो जाए। डूबे, काफ़ी मजाक उड़ाते होंगे ना राहुल डूबे आपका, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, पर आई लाइक द नेम। सो गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। ऐसे ही सेशंस में आते रहो, होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर्स देते रहो, एंड योर नेम विल बी हियर इन द होमवर्क सुपरस्टार लिस्ट। If we want to reach real peace in this world, we should start educating our children. And with this quote, let us start the chapter
नेशनलिज्म इन इंडिया का रिवीजन। ठीक है, जितना हमने किया अभी तक हम उसका रिवीजन करते हैं। नाउ यो तो ब्रिटिशर्स ने हमें काफ़ी सालों से रूल किया और हमारा संघर्ष अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स भी बहुत पहले शुरू हो गया था। 1857 इज नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन आपका चैप्टर शुरू होता है फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कौन से ईयर में हुआ था कमेंट में बताते रहो, 1914 टू 1918। अब यूं तो इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट नहीं लिया था, बट ब्रिटिशर्स जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट था और इसीलिए इंडिया को भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घसीटा गया। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इतना पैसा हमारा खर्च हो रहा है, हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका पैसा क्यों ना हम इंडिया की इकोनॉमी से एक्सपेंस करें, है ना, इंडियन लोगों का टैक्सेस बढ़ाए और उन पैसों को यूज़ करें वॉर को लड़ने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाई, जल्दी से रिवाइज कर लो, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो ले पाए इंडियन लोगों से और उसको यूज़ कर पाए वॉर एफर्ट में, है ना। तो इंडिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन बदलने लगी। अच्छा, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फूड शॉर्टेजेस भी हो रहे थे, है ना, काफ़ी ज़्यादा खाने की इंडिया में कमी हो रही थी, बैड हार्वेस्ट हो गया था जिसकी वजह से फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और इंडिया में फैमिन सिचुएशन हो गई थी। फैमिन मतलब शॉर्टेज ऑफ फूड, भूखमरी फैल गई थी, लोग भूखे मर रहे थे। अब सिचुएशन बद से बदतर क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर फैलने लगा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, है ना। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक क्या होता है, जैसे कोविड है, कोविड में काफ़ी सारे लोग मरे, तो इन्फ्लुएंजा भी एक एपिडेमिक था, एक ऐसा फैलने वाली बीमारी थी जिसमें लाखों लोग मर गए थे, है ना। अब इस सिचुएशन में ब्रिटिश सरकार फोर्स रिक्रूटमेंट भी कर रही थी लोगों का, है ना, जबरदस्ती गांव-गांव जाके लोगों को अपनी आर्मी में दाखिला करा रही थी। अब इससे जो है गांव वालों को गुस्सा आ गया कि हम टैक्स भी करें, हम भूखमरी में भी मरे, हमें इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी हो रहा है, फोर्सफुली आर्मी में भी ज्वाइन कराया जा रहा है, तो लोग ये थोड़ी ना करेंगे हाय मज़ा आ रहा है चल पार्टी करते हैं। लोग परेशान थे ब्रिटिशर्स से, लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई उनका एकमात्र दुश्मन है जो उनकी ज़िंदगी खराब कर रहा है तो वो ब्रिटिशर्स है। और यहाँ से शुरू होता है आपका समथिंग कॉल्ड दी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या है कि हमारे दुश्मन कॉलोनियल पावर क्या है, ब्रिटिशर्स, तो उनके अगेंस्ट जो मूवमेंट है उससे हमारे यहाँ राष्ट्र की भावना, नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। हमने कहा ब्रिटिशर्स से लड़ेंगे, फिर ब्रिटिशर्स से लड़के क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स भाग जाएंगे तो क्या करेंगे, तब हम नेशन बनाएंगे, इंडियंस का नेशन बनाएंगे, राष्ट्र की भावना इमर्ज होने लगी। ठीक है, अब ये इंडिया इस दलदल में फंसा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, हमें टैक्सेस भी पे करने थे, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैल रहा था, तो हमें इस समय चाहिए था एक हीरो जो हमें सिचुएशन में बचाए, और हमारे देश आते हैं महात्मा गांधी इन जनवरी 1915। अब महात्मा गांधी अब अकेले नहीं आते, वो अपने साथ लाते हैं दो वेपन्स, पहला है सत्याग्रह और दूसरा है नॉन वायलेंस, है ना। सत्याग्रह जो है उनका, गांधी जी का ये मानना था कि अगर आप सच्चे हो, सच के लिए लड़ रहे हो, तो आपको अन्याय के अगेंस्ट जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ट्रूथ विल ऑलवेज ट्राइम्फ। बस याद रखना है कि आपको नॉन वायलेंट तरीके से लड़ना है। गांधी जी ने ये बोला कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर आप वेपन से लड़ोगे तो हमेशा हारोगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास हमेशा ज्यादा पावरफुल वेपनरी होगी, तो यू विल ऑलवेज लूज। तो गांधी जी का ये मानना था कि सच्चाई से अगर हम लड़ेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। तो गांधी जी जब इंडिया आए तो सबसे पहले तो उन्होंने वेपन्स यूज किया अपार्थीज सिस्टम के अगेंस्ट इन साउथ अफ्रीका। वो इतने पॉपुलर हुए तो कांग्रेस लीडर्स ने उन्हें इंडिया बुलाया कि भाई आपकी अब इंडिया में ज़रूरत है, यहाँ पर आके अपनी देशवासियों के लिए कुछ लड़ो। तो गांधी जी जब इंडिया आए तो उन्होंने खाया केक, है ना। वो गए चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, और वहाँ पर इंडिगो फार्मर्स के लिए, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, पेजेंट्स के लिए उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया। अब गांधी जी जो है इतने पॉपुलर हो गए और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होने के वजह से ब्रिटिशर्स थोड़ा डर गए थे। उन्हें लगा कि इंडिया में कहीं वापस से एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ना हो जाए, तो उन्होंने मार्च 1919 में राउलेट एक्ट पास किया। ठीक
ठीक है। राउलेट एक्ट क्या था? ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनका जब मन करे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में डाल सके, जिससे कोई बड़ा मूवमेंट ना लॉन्च हो इंडिया में। एंड दैट इज उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेचर द्वारा बहुत जल्दी जल्दी एक एक्ट पास किया कॉल्ड द राउलेट एक्ट, जिसके अंतर्गत किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है विदाउट ड्यू ट्रायल। नो दलील, नो वकील, नो अपील, कि आपको जेल में डाला जा सकता है और आपको चांस नहीं मिलेगा कि अपने आप को आप बेकसूर साबित कर सको। 2-3 साल बाद जब ब्रिटिशर्स का मन करे आपको रिलीज कर देंगे, है ना। तो इसमें पुलिस वालों के पास और ब्रिटिशर्स के पास अनलिमिटेड पावर आ गई थी। तो ऑब्वियसली दिस वाज कंसिडर्ड अ ब्लैक एक्ट, क्योंकि ये लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल कर रहा था। इसके अगेंस्ट गांधी जी ने अप्रैल 1919 को राउलेट सत्याग्रह लॉन्च किया, जिसमें जो है उन्होंने लोगों को बोला कि शॉप्स में जाना बंद कर दो, स्ट्राइक कर दो, बिल्कुल शांति से हम लोग बैठेंगे और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, है ना। पर ये मूवमेंट थोड़ा सा वायलेंट होने लगा कुछ जगह पे। फॉर एग्जांपल 10 अप्रैल को 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने गोलीबारी कर दी थी, है ना। लोगों से अपनी नाक, बहुत ज्यादा लोगों को ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया था इस मूवमेंट को क्लैम्प डाउन करने के लिए। लोगों की नाक सड़क पे रगड़वाने लगे थे, साहब साहब बोल के बुलाने को बोला था ब्रिटिशर्स को और पुलिस वालों को। तो लोग जो है इससे काफी गुस्सा हो गए थे, मूवमेंट वायलेंट हो रहा था। और ये मूवमेंट का सबसे भयंकर पीरियड आया जब आया आपका 13 अप्रैल 1919, दैट इज द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट आपको पता है जनरल डायर है, उन्होंने मार्शल लॉ इंपोज कर रखा है, जिसके अगेंस्ट लोग आके साथ में बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब उनको वार्निंग देने की जगह जनरल डायर ने इकलौता एंट्री और एग्जिट बंद किया और निहत्थे लोगों के ऊपर जो है बुलेट्स जो है अपनी गन चला दी। उन्होंने बोला ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि इंडियन लोगों को भय हो, डर हो कि ब्रिटिशर्स आ रहे हैं। जैसे हमें नहीं लगता कि कोई हमें बोल, जब हम छोटे होते हैं कोई बोलते हैं भूत आ रहा है, हम कांपने लगते हैं कि अब भूत आ रहा है, सो जाओ, है ना। तो उनको ये लगता था कि एक मॉरल इफेक्ट होना चाहिए कि इंडियन जो चींटी है, जो कीड़े मकोड़े, उन्हें लगे कि हाथी आ रहा है, कि हाथी को देखे कि वाओ इतना बड़ा है और डरे भी। तो वो इफेक्ट तभी आएगा जब हम ऐसा कुछ करेंगे उनके साथ, है ना। तो ही डिड नॉट रिग्रेट व्हाट ही डिड। हाउएवर मूवमेंट इतना वायलेंट होने की वजह से गांधी जी जो है राउलेट मूवमेंट को, राउलेट सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर देते हैं। अब जो पूरा ये राउलेट मूवमेंट था ये बहुत लिमिटेड था टू सिटीज एंड टाउन्स। गांधी जी चाहते थे एक ऐसा मूवमेंट हो जहां हिंदू और मुस्लिम जो है एकजुट होकर खड़े हो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने काफी सालों से डिवाइड एंड रूल कर रखा था, हिंदू मुसलमान को डिवाइड करके इंडिया को वो रूल कर रहे थे, जो एक्चुअली आज भी काफी लोग करते हैं। एनीवेज, तो गांधी जी ने कहा नहीं ये तो नहीं चलेगा और उनके सामने आई एक अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ खिलाफत। तो हमारे यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हमारे यहाँ मतलब वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म होता है। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ऑटोमन एम्पायर है, टर्की वाला एरिया याद है, ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया जाता है और ये अफवाह फैलने लगती है कि जो ब्रिटिशर्स है वो ऑटोमन एम्पायर के लीडर खलीफा के ऊपर बहुत ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी इंपोज करने वाले हैं, उनको एक लोअर पोजीशन पे लाने वाले हैं, उनकी टेरिटरीज, उनका पैसा, उनका पावर लेने वाले हैं। अब जो खलीफा होता है ही इज कंसिडर्ड टू बी द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ ऑल द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। तो इंडियन मुस्लिम्स को ये बात पसंद नहीं आती कि ब्रिटिशर्स उनके खलीफा के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो इसीलिए वो 2 लीडर्स, कौन कौन जल्दी से बता दो, शौकत अली और मोहम्मद अली जो है मिलते हैं बॉम्बे में 1919 में और फॉर्म करते हैं खिलाफत कमेटी। दे फॉर्म द खिलाफत कमेटी। इस कमेटी का मेन एम होता है कि हम ब्रिटिशर्स को मनाएंगे कि वो इतना हार्श ट्रीटी इंपोज ना करे, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। गांधी जी का दिमाग ठनका। गांधी जी बहुत टाइम से अपना खुद का मूवमेंट जो है स्वराज के लिए लॉन्च करना चाहते थे। स्वराज मतलब अपना राज थ्रू नॉन कोऑपरेशन। तो गांधी जी का क्या मूवमेंट था? गांधी जी एक ऐसा मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे जहां पर लोग जो है ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स की बात ही नहीं मानेंगे, उनके लॉज फॉलो नहीं करेंगे, पुलिस जाना बंद कर देंगे। क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ इसीलिए टिक पा रहे हैं क्योंकि हम उनकी आर्मी में काम करते हैं, क्योंकि हम उनका क्लर्क का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके ऑफिस में काम करते हैं, क्योंकि हम उनके स्कूल चला रहे हैं। अगर हमने ये सब करना बंद कर दिया, जैसे आपकी मम्मी बोले हाई मैं काम ही करना बंद कर देती हूँ, तो घर बहुत चक्का हो
जाएगा, घर में कुछ भी नहीं होगा। तो वैसे ही गांधी जी ने बोला अगर हम ही काम करना बंद कर दे तो ब्रिटिशर्स टिक नहीं पाएंगे 1 साल से ज्यादा, उन्हें यहाँ से भगना पड़ जाएगा। तो गांधी जी का ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सपना था, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मूवमेंट को और खिलाफत मूवमेंट को साथ में लॉन्च करूं, सो दैट हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी भी हो जाए और ब्रिटिशर्स के सामने हम बहुत स्ट्रॉन्ग भी आए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने ये प्रपोजल रखा इन फ्रंट ऑफ द कैलकाटा कांग्रेस सेशन में। उन्होंने इस प्रपोजल को सामने रखा कि क्यों ना हम खिलाफत को, नॉन कोऑपरेशन को साथ में लॉन्च करें। अब कुछ कांग्रेस के मेंबर्स जो है इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्हें लगा कि नहीं, हमें काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहिए जो उस टाइम होने वाला था। काउंसिल इलेक्शंस एक स्टेट इलेक्शंस होते हैं जिसमें ब्रिटिशर्स ने बोला था कुछ इंडियंस भी पार्ट ले सकते हैं। तो कुछ लोगों को लगा कि क्यों ना हम उसमें पार्ट लेके लॉ लेजिस्लेचर में जाके, पॉलिटिक्स में जाके चेंज लाएं, राइट। बट बाकी लोगों को लगा कि नहीं, एक मूवमेंट लॉन्च करना जरूरी है। ब्रिटिशर्स ऐसे कीड़े नहीं है कि भाई उनके घर के अंदर जाके कुछ करो, उनको तो बस भगाने की जरूरत है ना। तो इसीलिए इन द नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में जो है नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया एंड जनवरी 1921 में इट वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड। ठीक है, तो यहां तक हमने पिछला चैप्टर, पिछला पार्ट ऑफ द चैप्टर खत्म किया। अब हमें पढ़ना है कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरीके से हमारे देश में फैला। वाज इट सक्सेसफुल? ऑफ कोर्स इट वाज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है उस टाइम, है ना। बट क्या हम इसको बिल्कुल एक फेलियर बुलाएंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को? किस तरीके से फैला, क्यों नहीं सक्सीड हुआ, इन सब के बारे में हम इस पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो यार, चैप्टर बड़ा आसान है और चैप्टर बड़ा लॉजिकल है। पहले आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ते हो, फिर राउलेट एक्ट पढ़ते हो, फिर नॉन कोऑपरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस, चैप्टर खत्म। इतना ही है आपका चैप्टर, ठीक है। तो आपको बस कहानी की तरह पढ़ना है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरीके से फैला, स्वराज का कॉन्सेप्ट, जो गांधी जी ने स्वराज की कॉल लगाई थी। स्वराज मतलब स्व मतलब अपना, राज मतलब रूल, योर ओन रूल, मेरा खुद का रूल। ये जो कॉल लगाई थी लोगों तक कि अब स्वराज का टाइम है, तो लोगों ने इसको किस तरीके से अपनाया, किस तरीके से देखा। डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वराज फॉर डिफरेंट पीपल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए स्वराज होगा कि भाई मैं अपना जहां जाना चाहूं वहां घूम सकूं बिना किसी से पूछे, रात को सड़क पे चलना चाहूं तो घूम सकूं बिना एनी काइंड ऑफ जो सेफ्टी इश्यूज है उसके। तो ये वो मेरे लिए स्वराज है। तो सबके लिए स्वराज का मतलब बड़ा अलग था जब गांधी जी ने इसकी कॉल लगाई। तो शहरों की अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन ने काफी जोरों शोरों में स्वराज में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्ट लिया। उन्होंने गांधी जी की कॉल को सुनकर लॉयर्स ने अपना लॉ प्रैक्टिस गिव अप कर दिया। स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचर्स, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया। अब आप कहोगे यार हमारा भी ऐसा हो जाए नॉन कोऑपरेशन, हम भी स्कूल ना जाए, हम भी एग्जाम ना दे। बेटा हो गया, अब वो टाइम खत्म, ठीक है। तो यहाँ सब ये सब करना शुरू कर दिया। काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सारे पार्टीज ने, कांग्रेस ने, काफी सारी पार्टीज ने काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया, राइट। लेकिन एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, दैट डिड नॉट बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस। व्हाई? जस्टिस पार्टी जो थी वो मद्रास की एक पार्टी है ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, है ना, जो लोअर कास्ट की पार्टी थी। उनको ये लगा कि यार काउंसिल इलेक्शंस में हमेशा ब्राह्मण्स पार्ट लेते हैं, हमेशा ब्राह्मण्स जीते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल पावर इज ऑलवेज इन द हैंड्स ऑफ द ब्राह्मण्स, है ना, अपर कास्ट। तो काउंसिल इलेक्शंस एक तरीका हो सकता है फॉर नॉन ब्राह्मण्स, जिनको आज तक कभी पॉलिटिकल पावर नहीं मिली थी, कि हमें भी वो पॉलिटिकल राजनैतिक शक्ति मिलेगी, वो पॉलिटिकल पावर मिलेगी। तो दे पार्टिसिपेटेड इन द काउंसिल इलेक्शंस। ये याद रखना, वन मार्कर की तरह आता है, राइट। अब आप कहोगे कि मैम कुछ फायदा हुआ? अच्छा, फॉरेन क्लॉथ भी बॉयकॉट किया गया, है ना। जो बाहर मशीन मेड क्लॉथ था उसको बॉयकॉट करके लोगों ने खादी क्लॉथ यूज करना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे मैम इन सब चीजों का कोई फायदा हुआ? एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा हुआ। देयर वाज अ ह्यूज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑन द ब्रिटिश, है ना। फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करा गया। लिकर शॉप्स पिकेट की गई। लिकर शॉप्स मतलब जहाँ अल्कोहल, फॉरेन अल्कोहल बिकती थी, शराब बिकती थी, वहां की शॉप्स पे जो है ताला लगा दिया गया, किसी को एंट्री अलाउ नहीं की गई। फॉरेन क्लॉथ को बर्न किया गया बड़े बड़े बॉनफायर्स पे। इंडियन टेक्सटाइल एनकरेज किया गया, लोगों ने खादी पहनना शुरू कर दिया। जो बड़े बड़े इंडियन मर्चेंट्स और बिजनेसमैन थे उन्होंने भी खादी पहनना शुरू कर दिया और बोला कि हम ट्रेड नहीं करेंगे फॉरेन गुड्स में। इससे क्या हुआ, जो इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ था वो हाफ हो गया, फ्रॉम 102 करोड़ टू जस्ट 57 करोड़। दिस वाज अ ह्यूज लॉस टू द ब्रिटिश, राइट। तो जो बॉयकॉट मूवमेंट फैलने लगा कि बॉयकॉट, जैसे हैशटैग बॉयकॉट
काफ़ी आज भी चलता है बॉयकॉट बॉलीवुड। अब ये सब बेकार की चीज़ें नहीं चलती थी उस टाइम, इट वॉज बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ एंड द आइडिया वॉज टू प्रोड्यूस इंडियन हैंडलूम एंड इंडियन क्लॉथ, राइट। तो इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ ऑन द ब्रिटिशर्स। हाउएवर ये मूवमेंट बहुत लंबे टाइम तक शहरों में नहीं चल पाया। क्यों? आप खुद सोचो ना क्यों। पहली बात तो देखो यार, स्कूल छोड़ना एक बात होती है, आपने नौकरी छोड़ दी, पर कब तक छोड़ोगे उसको। ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते थे, ऑल्टरनेटिव स्कूल्स, ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस, लीगल ऑफिसेज एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स वापस स्कूल जाने लगे, लॉयर्स वापस लॉ प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी थी। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि खादी कपड़ा पहनना तो बड़ा अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा महंगा था, तो गरीब लोग बहुत टाइम तक खादी कपड़ा नहीं पहन पा रहे थे। शहरों में भी लोग वापस से मशीन मेड गुड्स पे वापस आ रहे थे, ठीक है। सो दैट ऑल्सो लेड टू अ स्लोइंग डाउन ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हाँ, मूवमेंट वाज सक्सेसफुल, बट बहुत लंबे टाइम तक ये मूवमेंट नहीं टिक पाया, ठीक है। दूसरा है रिबेलियन इन दी कंट्री साइड। ये तो शहरों की बात हुई। गांव में लोगों ने स्वराज का क्या मतलब निकाला। अब गांव में ना लोगों ने दो तरीके के लोगों के बारे में हम बात करेंगे। एक वो वाले गांव वाले जो फार्मर्स हैं, और वो वाले गांव वाले जो ट्राइबल्स हैं, जो जंगलों में रहते हैं। दोनों ने स्वराज अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। गांव की बात करें तो आपकी किताब में अवध के बारे में दिया गया है कि अवध के जो फार्मर्स थे वो मतलब, अच्छा अब यहाँ पर बिफोर वी कम टू दिस आपको समझना होगा, स्वराज का मतलब होता है अपना राज। अब अपना राज किसके अगेंस्ट? जो हम पे अत्याचार कर रहे हैं। अब वैसे तो देखा जाए कि आप क्लास में देख लो, आपकी टीचर है, आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क देती है, आपको गंदे मार्क्स देती है, आपको परेशान करती है, तो आपको क्या लगेगा? आपका दुश्मन कौन है? टीचर, है ना। वो आप पे अत्याचार कर रही है, तो आपके लिए स्वराज क्या होगा? टीचर से मुक्ति, होमवर्क से मुक्ति। बट अगर आप सोचो तो सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो ये सब करा रहा है, या CBSE, मतलब एक बड़ा दुश्मन कोई और है। तो यहाँ पर बड़ा दुश्मन ब्रिटिशर्स था। बट फार्मर्स के लिए, छोटे फार्मर्स के लिए पता है दुश्मन कौन था? ब्रिटिशर्स नहीं था, तालुकदार और जमींदार थे, जो इंडियंस ही थे। तो तालुकदार और जमींदार और फार्मर्स के बीच में बड़ा मतभेद था, बड़ा आर्ग्यूमेंट था। फार्मर्स को तालुकदार और ज़मींदार से इसलिए परेशानी थी क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेंट लगाया जाता था, उनसे बेगार वर्क कराया जाता था। बेगार वर्क मतलब फ्री का वर्क, बिना कोई पैसा दिए, है ना। तो वो वाला काम कराया जाता था, और उनका खुद की ज़मीन नहीं थी, है ना। दे डिड नॉट हैव देयर ओन ज़मीन। तो ये सब काफ़ी तकलीफ़ें थी अवध के फार्मर्स को। तो उनके लिए दुश्मन था उनका तालुकदार और ज़मींदार। अब उनको यूनाइट करने वाला जो लीडर था वो था बाबा रामचंद्र, हु वाज अ सन्यासी जैसे पंडित वगैरह होते हैं जो सब छोड़ मोह माया छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं। और उससे पहले वो फिजी में इंडेंजर्ड लेबर थे, बंधुआ मजदूर, फ्री में काम, जो जबरदस्ती एक तरीके से स्लेव की तरह काम कराया जाता था उनसे फिजी में। वहाँ से भाग के आए थे वो इंडिया, सन्यासी बन गए थे, और उन्होंने सारे फार्मर्स को यूनाइट किया था बाबा रामचंद्र ने फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। उस बात पे मैं आती हूँ। तो उनका मेन प्रॉब्लम क्या था कि उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं था, खुद की ज़मीन नहीं थी, उनको ज़मीन से कभी भी बाहर निकाला जाता था, उनसे बेगार वर्क कराया जाता था, और उन पर बहुत ज़्यादा रेंट लगाया जाता था। तो उनकी डिमांड थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एबॉलिशन ऑफ बेकार। बाबा रामचंद्र और फार्मर्स ने मिलकर काफ़ी गाँव में नाई धोबी बंद भी शुरू किए। नाई धोबी बंद क्या होता है? नाई मतलब बार्बर, जो आपके बाल काटता है, धोबी मतलब जो आपके कपड़े धोता है। तो उन्होंने बोला कि नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेट ना करना मतलब हम काम करना ही बंद कर देंगे, है ना। हम लोग जमींदार तालुकदार इन लोगों के घर में काम करते हैं, इन लोगों के बाल काटते हैं, इन लोगों के कपड़े धोते हैं, इन लोगों के बर्तन धोते हैं, हम ये सब करना ही बंद कर देंगे। सो दैट वाज देयर वे ऑफ इंटरप्रिटिंग स्वराज। वो उनका तरीका था ऑफ नॉट कोऑपरेटिंग एंड रेजिस्टिंग अगेंस्ट देयर अत्याचारी, देयर एक्सप्लॉइटर्स, जो थे नॉट द ब्रिटिशर्स बट तालुकदार एंड जमींदार्स, राइट। अब क्या हुआ, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्रन में मिलके एक औध किसान सभा एक एस्टैब्लिश की, जहां पर फार्मर्स की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता था। औध किसान सभा इतनी पॉपुलर हुआ कि वो उनके 300 ब्रांचेस खुल गए। अब ऐसा लग रहा है ना कि यार मूवमेंट तो काफ़ी ज़ोरों शोरों में चल रहा है ना विलेजेस में, लेकिन यहाँ क्या परेशानी होने लगी कि क्योंकि फार्मर्स अपने दुश्मन ब्रिटिशर्स को नहीं देखते थे बल्कि तालुकदार और जमींदार को देखते थे, तो उन्होंने तालुकदार और जमींदार के घर को लूटना शुरू कर दिया। गांधी
जी का नाम लेके वायलेंस करना शुरू कर दिया, है ना, मारना पीटना शुरू कर दिया ताल्लुकदार और जमींदार को। तो इसके वजह से कांग्रेस लीडरशिप खुश नहीं थी, क्योंकि आपको याद रखना है कि कांग्रेस की लीडरशिप में बहुत सारे जमींदार और ताल्लुकदार भी थे, है ना, तो वो इस बात से खुश नहीं थी और उन्होंने इस मूवमेंट को गाँव में सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिसके वजह से आप कह सकते हो कि ये और वायलेंट भी हो गया था मूवमेंट, ये मूवमेंट गाँव में भी थोड़ा सा स्लो डाउन होने लगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, दैट इज ट्राइबल्स। ट्राइबल्स में क्या परेशानी थी? अब आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो है किसी को खुश नहीं रखते थे, है ना, किसी को खुश नहीं रखते थे, ट्राइबल्स को भी उन्होंने खुश नहीं रखा। हाँ, ट्राइबल्स का भी आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि उनसे जो उनका जंगल था वो उनसे छीन लिया गया था, उनके ऊपर बहुत टैक्सेस लगाया जाता था, उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स और ट्रेडिशनल पावर्स थे वो ट्राइबल से छीन लिए गए थे और उनको अलाउ नहीं किया था कि वो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस यूज कर सके। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे ट्राइबल्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। अब जब गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन स्वराज की कॉल आई तो ट्राइबल्स इस बात से काफी कूदे में आ गए कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। आपकी किताब में एग्जाम्पल दिया गया है ऑफ गुदेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश। यहाँ के लीडर थे एल्यूरी सीताराम राजू। एल्यूरी सीताराम राजू काफी ज्यादा पॉपुलर लीडर थे। लोग ऐसा बोलते थे कि वो जादू कर सकते हैं, कि वो एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, बुलेट शॉट से बच सकते हैं। इस तरीके का उनका एक हीरो का एक वर्चस्व था, एक आइडेंटिटी थी। तो जब एल्यूरी सीताराम राजू को गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन के बारे में पता चला तो काफी खुश हुए। उनको गांधी जी बहुत पसंद थे, गांधी जी का स्वराज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी बहुत पसंद था। उन्होंने लोगों को बोला कि देखो शराब वराब पीना बंद करो, खादी पहनो और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ो। लेकिन एल्यूरी सीताराम राजू ये मानते थे कि स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हम आवाज करेंगे, बिना आवाज करे बहरों को सुनाई नहीं देगा, है ना, आवाज तेज होनी चाहिए। तो एल्यूरी सीताराम राजू बिलीव्ड इन वायलेंस टू एस्टैब्लिश लिबर्टी और फ्रीडम। तो गांधी जी से इस बात में वो थोड़े अलग थे, तो उन्होंने गुरिल्ला मिलिटेंट वॉरफेयर शुरू किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। गुरिल्ला क्या होता है? जहां पर हम गुरिल्लास को लाते हैं वो लड़ाई करते हैं, नहीं, गुरिल्ला होता है जब आप छुप छुप के, है ना, जैसे इंपॉर्टेंट पुलिस ऑफिसर को मार दिया ब्रिटिशर्स के, किसी कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, इस तरीके से अपने एनिमी को वीक करते हो। तो गुरिल्ला मिलिटेंट वॉरफेयर शुरू की गई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उनके पुलिस स्टेशन को अटैक किया गया, पुलिस ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा गया और मूवमेंट काफी वायलेंट हो गया। फाइनली एल्यूरी सीताराम राजू को 1924 में ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया, हैंग कर दिया, एंड दैट इज व्हाई द मूवमेंट काइंड ऑफ स्लोड डाउन इन द ट्राइबल एरिया आल्सो। ठीक है, तो स्वराज के काफी अलग अलग मीनिंग्स थे, फॉर पेजेंट्स, फॉर ट्राइबल्स, फॉर एवरीवन। अच्छा, आपकी किताब में एक बॉक्स दिया गया है जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर की तरह आया है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भी एक मूवमेंट, एक पेजेंट मूवमेंट को लीड किया था इन बारदोली, अ तालुका इन गुजरात, अगेंस्ट द एन्चैंटमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, है ना, मतलब लैंड रेवेन्यू को बढ़ाने के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में एक सत्याग्रह लॉन्च किया था जिसका नाम था बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बस याद रखना, बारदोली सत्याग्रह वो स्टार्टेड बाय वल्लभ भाई पटेल इन गुजरात। चलो अब हम बात करते हैं स्वराज इन प्लांटेशंस। अब गांव में अगर हम बात करें तो फार्मर्स भी है ना, ट्राइबल्स भी है, और नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली प्लांटेशंस भी बहुत हुआ करते थे, जैसे इंडिगो प्लांटेशंस हो गए, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन। इन प्लांटेशन में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनसे बहुत कम पैसों में बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, और जब उनका मन करता था कि वो वापस घर जाए तो उनको घर वापस भी नहीं जाने दिया जाता था। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जिसके अंतर्गत प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द प्लांटेशन विदाउट ब्रिटिश विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश, और वो परमिशन रेयरली दी जाती थी। तो उनके लिए स्वराज क्या होगा? प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज होगा कि दे शुड बी अलाउड टू मूव फ्रीली इन द प्लांटेशन, कि उनको फ्रीली अलाउ करना चाहिए मूवमेंट करने के लिए, एंड घर अलाउ, वापस घर गाँव जाना उनको अलाउ करना चाहिए, है ना। तो जब उनको आया गांधी जी का स्वराज का कॉल, तो प्लांटेशन वर्कर्स को लगा कि गांधी राज आ गया है, अब हम स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र भारत का नारा लेके वो लोग चल पड़े। उन्होंने प्लांटेशन को छोड़ दिया, वो घर चल पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, या फिर मैं क्या बोलूँ कि उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर ही कुछ वर्कर्स के ना काम के आने की वजह से ट्रेनें नहीं चल रही थी। तो ट्रेनें जब नहीं चल रही थी तो जब प्लांटेशन ओनर्स को इसके बारे में पता चला तो उनको वर्कर्स को बहुत ज़्यादा डंडे से पीटा गया और उनको वापस प्लांटेशन जो है भेज दिया गया। तो मूवमेंट वहीं पर ख़त्म
हो जाता है. They were stranded on the way by railway and steamer strike and they were caught by the police and brutally beaten up. ठीक है. अब ये मूवमेंट एज यू कैन सी काफ़ी जगह काफ़ी ज़्यादा चला, बट ये मूवमेंट गांधी जी ने अल्टीमेटली कॉल ऑफ किया बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट. चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है? चौरी चौरा गोरखपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 4 फरवरी 1922 को, है ना, एक पीसफुल प्रोसेशन पे जो ब्रिटिश पुलिस है वो अटैक कर देती है, जिसके अगेंस्ट इंडियंस को गुस्सा आ जाता है. गांधी जी ने तो बोला था कि बेटा एक गाल पे चाटा पड़े तो दूसरा गाल दिखा देना. लोगों ने यार दूसरा गाल नहीं दिखाया. लोगों ने भाई बोला भाई एक गाल पे भी चाटा कैसे मारा तुमने, और उन्होंने पुलिस स्टेशन ही जला दिया जहां 22 पुलिसमैन डाइड दैट डे. बिकॉज ऑफ दिस गांधी जी सेड कि मूवमेंट, अभी लोग इंडियन पीपल आर नॉट रेडी फॉर अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह. मूवमेंट बहुत वायलेंट हो चुका है और गांधी जी इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं. ही कॉल्स ऑफ दिस मूवमेंट. तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि यार ये मूवमेंट एक फेलियर था. ये आप देख सकते हो चौरी चौरा, यहाँ पर मरे हुए पुलिस मैन को रखा गया है. ठीक है. एंड महात्मा गांधी आफ्टर हियरिंग अबाउट दिस मूवमेंट कॉल्स ऑफ द मूवमेंट. ठीक है. आफ्टर हियरिंग अबाउट दिस इंसिडेंट, नाउ कैन यू कॉल दिस मूवमेंट अ फेलियर? देखो यार, हाँ, आप अगर सोचो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च टू गेट इंडिपेंडेंस, स्वराज, और हमको स्वराज नहीं मिला, तो यस इट वाज अ फेलियर. लेकिन क्या ये कंप्लीट फेलियर है? नहीं, क्योंकि पहली बार एक पैन इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था. आपका चैप्टर का नाम क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया. इंडिया में राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हुई. तो अगर आप देखो, पहली बार पेजेंट्स ने, ट्राइबल्स ने, जो आपके प्लांटेशन वर्कर्स ने, शहरों के लोगों ने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स नहीं सोची, लोगों ने पूरी देश के बारे में सोचा. एक आइडेंटिटी उनके दिमाग में आई कि हम सब किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं जो हमसे बड़ा है, जो एक राष्ट्र के लिए है. तो एक तरीके से व्हेन दे वर फाइटिंग फॉर स्वराज, दे वर फाइटिंग फॉर अ स्वतंत्र भारत. तो ये भारत की आइडेंटिटी इमर्ज हो रही थी इन मूवमेंट्स के थ्रू, है ना. इट इज थ्रू दीज मूवमेंट्स दैट दे रियलाइज कि उनकी लॉयल्टी सिर्फ उनकी लोकेलिटी के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है, देशवासियों के लिए है. तो उस सेंस में हम बोल सकते हैं ये मूवमेंट एक फेलियर नहीं था. अब इसके बाद क्या हुआ? 1922 में जब इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, तो उसके बाद अगला मूवमेंट 1930 को शुरू होता है. तो ये इन 8 सालों में क्या कर रहे थे हम लोग, हम देशवासी? 1930 में कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ, क्या उसमें हम सक्सेसफुल थे, क्या उसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली? ये हम अगले सेशन में पढ़ेंगे. तब तक क्लिफ हैंगर पे अब बने रखो. Alright, चलो अब बिफोर वी मूव ऑन टू अ वेरी फन पार्ट ऑफ द सेशन दैट इज लेट्स सॉल्व, है ना, और मैं आपको एक क्विज भी देने वाली हूँ. उससे पहले 2 मिनट आपका लेना चाहूंगी टू लेट यू नो अबाउट द आकार बैच. इसके एनरोलमेंट्स क्लोज हो रहे हैं, थोड़े से कुछ दिन बचे हैं. 10 जून से नया बैच शुरू है. बच्चों, हर पूरा क्लास 10 का सिलेबस शुरुआत से पढ़ाया जाएगा. एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाएगी. आपके डाउट्स लिए जाएंगे, आपको नोट्स दिए जाएंगे, क्विजेस कराए जाएंगे, आंसर राइटिंग कराई जाएगी. आपको आपका टेस्ट लिया जाएगा आफ्टर एवरी चैप्टर, आफ्टर एवरी मिड टर्म, प्री बोर्ड रिविजन, सब कुछ कराया जाएगा जस्ट फॉर ₹1499 फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 10. तो अगर आपने अभी तक इसको यू नो नहीं लिया है तो बेटा इसका मतलब सीरियस नहीं हो. वैसे सीरियस नहीं हो तो मत भी लो, पर अगर आप सीरियस हो, 95% लाना चाहते हो, अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लो. इस फीस पे ऐसा कोई कोर्स आज देश में नहीं है जो आपको ये सब प्रोवाइड करे विद द बेस्ट क्वालिटी टीचर्स. ठीक है, तो जल्दी से इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से कर लो. चलो, 2 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और फिर मैं आपको एक फन सा क्विज देने वाली हूँ. बाबा रामचंद्रा, अ सन्यासी, वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? हु सेट अप द आउट किसान सभा? ये दोनों आपके क्वेश्चंस है. और आई एम गिविंग यू 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एज अ वी क्विज, है ना. वी क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको दबाओ और आप एक क्विज में एंटर करोगे. अगर आपने अभी तक वेदांतु में साइन इन नहीं किया है तो करके आप उस क्विज को कर सकते हो और मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना. अगला सेशन जो मैं आपसे मिलने वाली हूँ, इट इज गोइंग टू बी ऑन द 6th जून एट 4 PM, वेयर यू विल फाइंड द L3 ऑफ द सेशन. देखो यार, हर एक सेशन पे आना. इन सेशन से जब आप चैप्टर समझ जाओगे, हम लोग एक 1 शॉट लाइव सेशन करने वाले हैं चैप्टर का, जिसमें पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे. वो लाइव सेशन होगा, प्लस इस सेशन का जो है एक VIP सेशन होगा, वी क्विज सेशन होगा जो लाइव होगा. तो आप वो तभी एंजॉय कर पाओगे जब आप ये सारी जो सेशंस आ रहे हैं चैनल पे, इसको ध्यान से देखो और अपने नोट्स बनाओ.
ठीक है, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग योर नोट्स व्हाइल यू आर वाचिंग द सेशन। मेरा चेहरा देखने का कोई पॉइंट नहीं, इतनी सुंदर तो मैं हूं नहीं। वीडियो को थम्स अप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स। कम ऑन गाइज, आई वांट एवरीवन टू नो दैट 9th and 10th SST मतलब सुरभि मैम। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।